101वां क्वेश्चन है कि कौन सा फॉर्म कॉमेडी का जो रिलेशन और इंटरव्यूज के साथ में जेंटलमैन के रिलेशन और इंटरव्यूज के साथ में होता है। जेंटलमैन और लेडीज के रिलेशंस और इंटरव्यूज के साथ में कॉमेडी होती है एक पॉलिश्ड सोसाइटी में, जिंदा रहती। मतलब कौन सा कॉमेडी बताया जाता है जेंटलमैन या लेडीज के रिलेशंस और इंटरव्यूज के बारे में पॉलिश्ड सोसाइटी में, तो इस कॉमेडी को कहा जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। देखिए, अंग्रेजी साहित्य में कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो टर्म है इसको डिस्क्राइब किया गया था एक ऐसा जेनर जो रियलिस्टिक सैटारिकल कॉमेडी ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड के समय में ये वास्तविक व्यंग्यात्मक कॉमेडी थी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिप्रेजेंटिंग करती है कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड कोड ऑफ बिहेवियर करेंट इन फैशनेबल सर्कल्स ऑफ सोसाइटी। कुछ गुण हैं इस कॉमेडी के, जैसे एलाबोरेट प्लॉट्स होते हैं, इसमें क्रॉस ड्रेसिंग होता है, मतलब वुमेन इन मेन क्लॉथ, वुमेनें जो हैं अक्सर और आदमियों के कपड़ों में होती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब शादी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। और सिनिसिज्म होता है, CYNICISM, सिनिसिज्म होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के। 102वां क्वेश्चन कहता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मेमोयर के बारे में, MEMOIR। तो इसमें पहला जो सेंटेंस है लिखा है इन मेमोयर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज नोन। मेमोयर में जो दबाव होता है वो लेखक पर विकसित नहीं होता है, स्वयं पर विकसित नहीं होता है, बल्कि लोग और घटनाएं जो ऑथर जानता है उन पर दबाव होता है। ये बात सही है। बाकी दूसरा वाला गलत है कि मेमोयर एक दूसरा नाम है ऑटोबायोग्राफी का। नहीं, ऑटोबायोग्राफी का दूसरा नाम नहीं है, बायोग्राफी का भी दूसरा नाम नहीं है। और मेमोयर सदैव एपिसोडिक या अपीयर्स बैलेड फॉर्म में नहीं दिखाया जाता है, वो तो किसी में भी हो सकता है। मेमोयर का जो पहला सेंटेंस है वो जो ऑप्शन ए दिया गया है कि एम्फेसिस इज नॉट ऑन दी ऑथर डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन दी पीपल एंड इवेंट्स, केवल लेखक पर ही नहीं ये संस्मरण विकसित होता है बल्कि लोगों और घटनाओं पर भी। दैट ऑथर हैज नोन, जिनको जानता है उनमें भी बदलाव आता है। ऑथर ऑप्शन आर नॉट करेक्ट अबाउट मेमोयर। मेमोयर हिस्टोरिकल जेनर, हिस्टोरिड जेनर है, हिस्ट्री रिकॉर्ड है एक, और पर्सनल ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस को वर्णन करना होता है। 103 क्वेश्चन कहता है कि कौन सा उदाहरण पेस्टोरल एलेजी का है। एस्ट्रोफल, लाइसिडस, थायरसिस, एलेजी रिटेन इन कंट्री। तो देखिए, जितने भी दिए गए हैं वो सारे के सारे एस्ट्रोफल, लाइसिडस और थायरसिस, ये सारे के सारे जो हैं ये पेस्टोरल एलेजी से नहीं है। ये जो है जितने भी लिखे गए हैं वो पर्सनल एलेजी के उदाहरण है। लेकिन जो एलेजी रिटेन ए कंट्री चर्चेड थॉमस ग्रे के द्वारा 1751 में लिखा गया और 1751 में ही प्रकाशित हुआ, तो ये पोयम दोनों में आ जाती है, पर्सनल और पेस्टोरल एलेजी में। तो इसीलिए इसी को माना जाता है द पोयम इज डिग्निफाइड जेंटली मेलॉन्कली एलेजी सेलिब्रेटेड द ग्रेव्स ऑफ हम्बल एंड अननोन विलेज। तो एस्ट्रोफेल लाइसिडस मिल्टन ने लिखी, एस्ट्रोफेल लिखी है थायरसिस, ये जो है पर्सनल एलेजी है। अगला एक 104वां क्वेश्चन है निम्नलिखित लेखकों में से कौन जो है अपने एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाता है। तो थॉमस ब्राउन, बेकन, डॉक्टर जॉनसन और एडिसन में से जो बेकन जो है, बाकी थॉमस ब्राउन, डॉक्टर जॉनसन, एडिसन ये कोई नहीं, फ्रांसिस बेकन जो है वो जाना जाता है इंग्लिश से
का पिता कहा जाता है उसको, और मोस्टली ये जाना जाता है अपने एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए भी जाना जाता है। एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल जो है एक शॉर्ट सेंटेंस, एक बड़ा और चतुर तरीके से एक छोटा सेंटेंस बड़ी बात कहता है। शॉर्ट सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे से। 105वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ऐसे के उसमें। तो पहला सेंटेंस है कि ऐसे जो है ये ट्रीटाइज से अलग है, TREATISE, या डिसर्टेशन से भी अलग है अपने प्रिटेंशन की कमी में, टू बी सिस्टमेटिक और कंप्लीट एक्सपोजिशन में। अगर ऐसे जो है ये ट्रीटाइड और डिस्ट्रेशन से अलग है अपने प्रिटेंशन की कमी की वजह से, तो ये तो सही है। दूसरा है कि ऐसे जो है मुख्य तौर पर डिस्कस करता है अपने सब्जेक्ट को नॉन टेक्निकल फैशन में। एन ऐसे प्राइमरली डिस्कसेस द सब्जेक्ट इन नॉन टेक्निकल फैशन, ये भी सही है। तीसरा सेंटेंस है द ऐसे डिस्कसेस इट्स सब्जेक्ट विद ए लिबरल यूज ऑफ सच डिवाइसेस एंड एनेक्डोट्स। ऐसे जो है डिस्कस करता है अपना सब्जेक्ट उदार वाली तरीके से, स्ट्राइकिंग इलिस्ट्रेशन एंड ह्यूमर टू एगमेंट इन अपील के तौर पर, ये भी सही है। चौथा जो है फॉर्मल ऐसे इज रिलेटिवली पर्सनल, नहीं फॉर्मल ऐसे जो है पर्सनल से नहीं, व्यक्तिगत नहीं होता है, वो तो सार्वजनिक होता है। तो इसमें ये डी वाला ही गलत है, बाकी सब सही है कि ऐसे जो है ट्रीटाइज और डिसर्टेशन से अलग होता है अपनी प्रिटेंशंस की कमी की वजह से। दूसरा है ऐसे मुख्य तौर पर सब्जेक्ट को नॉन टेक्निकल फैशन में यूज करता है। और तीसरा जो वो भी सही है कि ऐसे जो है सब्जेक्ट का डिस्कस करता है लिबरल यूज ऑफ सच डिवाइसेस एनेक्डोट्स, कहानियों में स्ट्राइकिंग इलिस्ट्रेशन और ह्यूमर आर्गुमेंट अपील के साथ में, तो ये सब सही है। एक ऐसे जो है सामान्य तौर पर एक पीस होता है लेख का, जो लेखकों को अपना स्वयं आर्गुमेंट करने को देता है, लेकिन निश्चित डिफिनेशन इज वैग्यू होती है, ओवरलैपिंग विद दोज ऑफ लेटर ए पेपर एन आर्टिकल। डिफिनेशन आप पेपर और लेटर और आर्टिकल में ही देंगे, पम्फलेट में देंगे, शॉर्ट स्टोरी के द्वारा ही देंगे। फॉर्मल ऐसे इज शॉर्ट, जो फॉर्मल ऐसे होता है वो शॉर्ट होता है। रिलेटिविलिटी इम्पर्सनल कंपोजिशन इन प्रोज, व्हाइल इन इनफॉर्मल ऐसे इज फेमिलियर और पर्सनल ऐसे। और अगर इम्पर्सनल कंपोजिशन अगर प्रोज में हो तो वो इनफॉर्मल ऐसे इज फेमिलियर होते हैं पर्सनल ऐसे के लिए। तो फादर ऑफ ऐसे मिचेल डी मोंटेन को कहा जाता है, MICHELDE मिचेल डी मोंटेन, MONTAIGNE। और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। 106 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है लिरिक के बारे में नहीं सही है। तो लिरिक 14 लाइन का होता है, ये गलत है। 14 लाइन का तो सोनेट होता है। बाकी दूसरी लाइन सही है कि इसका प्रयोग जो है भावनाओं को, विचारों को एक सिंगल स्पीकर एक्सप्रेस करता है, तो सही है लिरिक। इट यूजली एक्सप्रेसेस, सामान्य तौर पर जो है भावनाओं को, विचारों को एक सिंगल स्पीकर एक्सप्रेस करता है। या ये कह लो द ग्रीक्स आइडेंटिफाई द लिरिक्स, जो ग्रीक लोग होते हैं वो आइडेंटिफाई लिरिक को करते हैं एक ऐसे सॉन्ग के रूप में जो रेंडर टू एक्कम्पनीमेंट ऑफ लायर, लायर की साथ में गाया जाता था। ग्रीक लोग ऐसा बताते हैं कि जो लिरिक है एक ऐसा गीत है जो रेंडर तरीके से गाया जाता है लायर के साथ में। या लिरिक पोयम जो है एक छोटा सा संक्षिप्त रूप हो सकती है, एक्सप्रेशन हो सकती है मूड का। तो ये तीनों सही है, बट पहला वाला नहीं सही है कि लिरिक कंटेंट 14 लाइन्स। लिरिक एक फेयरली शॉर्ट पोयम है और ये सिंगल स्पीकर के द्वारा गाई जाती है, जो एक्सप्रेस करती है अपने दिमाग का स्टेट, प्रोसेस, परसेप्शंस, थॉट एंड फीलिंग्स। अच्छा, जो कॉर्पीडियम मीन्स क्या होता है? 157वां क्वेश्चन है, 107 क्वेश्चन है। जो कॉर्पीडियम, CARPE कॉर्पीडियम, DIEM, डीएम जो है इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, कॉर्पीडियम का अर्थ होता है सीज द डे, दिन को पकड़ना। कॉर्पी डीएम जो है इसका अर्थ होता है सीज, SEIJD, सीज द डे। इट हैज बीन गिवन इन दी, ऑप्शन बी सही है। ये एक
कॉर्पीडियम एक लैटिन फ्रेज है और होरेस के जो ओड आए थे HORACE ओड जो आए थे उनसे ये लिया गया है नाम। एवरी कॉमन लिटरेरी मोटिव स्पेशली इन लिरिक पोट्री में ये यूज किया जाता है कॉर्पीडियम। तो इसका अर्थ होता है सीज द डे। 108वां क्वेश्चन कहता है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बायोग्राफी के बारे में। तो देखिए ये सब सही है कि इट इज़ दी हिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलर मैंस लिव्ड, एक आदमी के जीवन के बारे में, विशेष व्यक्तियों के बारे का इतिहास होता है, सही है। दूसरा भी सेंटेंस सही है, द नेम बायोग्राफी नाउ कनेक्ट्स ए रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ पार्टिकुलर पर्सनस लाइफ। ये भी सही है कि बायोग्राफी अब कनेक्ट हो गया है फुल अकाउंट के साथ में पार्टिकुलर पर्सनस लाइफ, पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के साथ में। ये भी सही है, इट इन्वॉल्व द अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ कैरेक्टर्स, इसमें जो है प्रयास करते हैं, शामिल किए जाते हैं कैरेक्टर्स को, टेम्परामेंट एंड मिल्यू एज वेल एज सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सप्रेशंस के लिए। तो ये सही तीनों है। चौथा इसमें गलत है कि बायोग्राफी एक लेटर डे जेनर है, मतलब बाद के दिन का जेनर है, एंड वी फाइंड बायोग्राफीज इन 20th सेंचुरी ओनली, मैं केवल 20वीं शताब्दी में बायोग्राफीज पाते हैं। तो ये गलत है, सारे ऑप्शन सही हैं कि ये एक हिस्ट्री है पार्टिकुलर मैंस लिव्ड। ये भी सही है, द नेम बायोग्राफी नाउ कनेक्ट्स ए रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सनस लाइफ। ये भी सही है, इट इन्वॉल्व्स the attempt to set forth characters, temperament and milieu as well as subject, activities and expressions। तो बायोग्राफी एक लेटर डे जेनर एंड वी फाइंड बायोग्राफीज इन 20th सेंचुरी ओनली, ये गलत है। बायोग्राफी इज द हिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलर मैंस लिव्ड। बायोग्राफी नाउ कनेक्ट्स ए रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सनस लाइफ। इट इन्वॉल्व्स द अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ कैरेक्टर्स, टेम्परामेंट एंड मिल्यू एज वेल एज सब्जेक्ट, एक्टिविटीज एंड एक्सप्रेशंस। ये सब सही है, केवल लास्ट वाला सही है कि ये केवल 20वीं शताब्दी में नहीं, पहले भी आया था। ए फेबल इज आल्सो कॉल्ड FABLE, ए फेबल इज आल्सो कॉल्ड एपोलॉग्यू। फेबल को एपोलॉग्यू भी कहा जाता है, APOLOGUE। दूसरे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही नहीं है, जैसे पैरेबल कहा गया है, प्रोवर्ब कहा गया है, एग्जाम्पलम कहा गया है, ये सही नहीं है। एक एपोलॉग्यू एक छोटी सी फेबल होती है, एल्गोरिकल स्टोरी होती है अपने पॉइंटेड और एग्जारेटेड डिटेल्स के साथ में, जो एक प्लीजेंट व्हीकल, एक प्लीजेंट उसको करता है मोरल डॉक्ट्राइन के रूप में, और एक विचार लाता है यूजफुल लेसन विदाउट स्टेटिंग इट एक्सप्लिसिटली, बिना कहे हुए एक यूजफुल लेसन को लेके आता है कौन में। 110वां है, ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू इज ए टाइप ऑफ पोएम दैट कॉन्टेंस। एक ड्रामेटिक मोनोलॉगी एक प्रकार की कविता है जो क्या करती है। देखिए इसमें तीनों सेंटेंस जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे पहला है ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू, एक सिंगल स्पीकर स्वयं के बारे में कहता है, बातें बताता है, तो ये भी गलत है। एक सिंगल डायलॉग कविता में होती है, ये भी गलत है। कई सारे वक्ता अपने अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये भी गलत है। सी वाला सही है, एक काल्पनिक वक्ता बात करता है एक काल्पनिक ऑडियंस से, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू है। ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू इज ए टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस। कुछ फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम है, जैसे टेनिसन का है यूलाइसेस, ULYSES यूलाइसेस है। ब्राउनिंग साहब का है पोरीफायरियस लवर्स, ब्राउनिंग साहब का, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब का है पोरीफायरियस लवर्स। और ब्राउनिंग साहब का दूसरा भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है माई लास्ट डचेस और पोरीफायरियस लवर्स ब्राउनिंग के साहब में, यूलाइसेस जो है टेनिसन के में। 111वां है क्वेश्चन, 111वां क्वेश्चन है ए स्टोरी इन वर्स और प्रोज। एक कहानी जो काव्य में हो या प्रोज में हो, एक डबल मीनिंग के साथ में, उसको क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है एलिगोरी, ALLEGORY, एलिगोरी कहलाती है, जो डबल मीनिंग के साथ में हो। इसको
इट इज एक्सटेंडेड मेटाफॉर इन विच ए सिम्बॉलिक स्टोरी इज टोल्ड। जैसे जॉन बनियान की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, एलिगेरी, जॉन बनियान। 112वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस बैलेट का मेजर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखिए, ये जो बैलेड होता है एक कहानी कहता है अक्सर म्यूजिकल एकम्पनीड, मतलब एक किसी वाद्य यंत्र पर, संगीतज्ञ वाद्य यंत्र पर कहता है कोई कहानी। ये तो सही है। इट टेल्स ए स्टोरी ऑफन विद ए म्यूजिकल एकम्पेनीमेंट। दूसरा वाला है कि ये अक्सर सिंगल एपिसोड में होती है, सही है ये भी। इट यूजली डील्स विद ए सिंगल एपिसोड, ये भी सही है। तीसरा है इट इज कॉमिक इन नेचर, ये थोड़ा मजाकिया होती हैं स्वभाव में। नहीं, मजाक इसमें बैलेड में नहीं होता है। बाकी सब सही है। ये स्टोरी एक म्यूजिकल एकम्पनीमेंट में कहते हैं, ये सिंगल एपिसोड में बर्ताव करते हैं, या स्टोरी जो है कही जाती है डायलॉग और एक्शन में, ये सब सही है। बट ये है कि इसका नेचर कॉमिक नहीं होता। बैलेड इज ए कॉमिक इन नेचर इज नॉट मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेड, ये मुख्य गुण नहीं है बैलेड का। बैलेड इज शॉर्ट नैरेटिव फोक सॉन्ग होता है हुज डिस्टिंक्टिव स्टाइल crystallized in Europe in the late Middle Age. Term ballad is also appeal to any narrative composition suitable for singing. Ballad term जो है किसी भी लंबी कंपोजिशन के लिए सूटेबल है गाने के लिए। 113वां क्वेश्चन कहता है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं अबाउट ऑटोबायोग्राफी। देखिए, पहला वाला है कि ऑटोबायोग्राफी जो है एक लेखक के द्वारा लिखा जाता है कि अपने साथी लेखक पे। नहीं, ऑटोबायोग्राफी ये नहीं है। या ये कह लें कि ये लिखा जाता है एक विद्वान के द्वारा किसी दूसरे विद्वान के जीवन के बारे में, ये भी नहीं है। इट इज मेमोयर, ये एक संस्मरण है, संस्मरण नहीं है ऑटोबायोग्राफी। सही वाला डी वाला है। पहले डेवलप किया गया, फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोग्राफी इज आल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। पहला पूर्ण रूप से विकसित ऑटोग्राफी बहुत विकसित होता है द कॉन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टिन रिटन इन 4th सेंचुरी। और पहला ऑटोबायोग्राफी जो है सेंट अगस्टिन AUGUSTINE अगस्टिन ने लिखा था 4th शताब्दी में। फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल द कॉन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टिन रिटन इन 4th सेंचुरी इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी एक बायोग्राफी ऑफ स्वयं नरेटेड किया जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स जो होते हैं वो मैनी फॉर्म में होते हैं। इंटीमेट राइटिंग में ड्यूरिंग लाइफ के दौरान लिखे जाते हैं इंटीमेट राइटिंग में, दैट वर नॉट नेसेसरली इंटेंडेड फॉर पब्लिकेशन इंक्लूडिंग लेटर्स, डायरीज, जर्नल्स, मेमोरीज एंड रिमेनिसेंट्स टू ए फॉर्मल बुक लेंथ ऑटोबायोग्राफी होता है। 114वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सेंटेंस जो है यहाँ जो दिया गया है ट्रेजेडी के लिए, एक सेंटेंस जो है स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहला सेंटेंस जो है कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है सीरियस एक्शन के लिए, जो एक जॉयस कंक्लूजन फॉर ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो के लिए एक आनंददायी अंत होता है, तो ये नहीं होता है। ट्रेजेडी का तो दुखी होगा, दुखी ही अंत होगा। दूसरा वाला सेंटेंस द ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ आवर पिटी एंड टेरर। ट्रेजिक हीरो जो है अपने दया और भय के साथ में इवोक आगे बढ़ेगा, सही है ये, दया भय तो उसमें होती है। दूसरा है, तीसरा सेंटेंस है द हेमेरसिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइज। उसकी अवन्नति का, डिमाइज का DEMISE, डिमाइज मतलब उसकी बर्बादी का कारण उसका हेमेरसिया होगा, मतलब अज्ञानता होगा, HAMARTIA। तो ये सही है, हेमेरसिया बिकम्स द रीजन्स ऑफ द डिमाइज, सही है। चौथा है द एनाग्नोसिस इन ट्रेजेडी। एनाग्नोसिस इन ट्रेजेडी इज रिवर्सल इन हिज फॉर्चून फ्रॉम हैप्पीनेस टू डिसेस्टर। जो मौके की पहचान होती है, एनाग्नोसिस का मतलब मौके की पहचान जो ट्रेजेडी में होती है वो रिवर्सल हो जाती है भाग के हिसाब से, और हैप्पीनेस जो है डिसेस्टर में बदल जाती है। तो ये नहीं सही है। बाकी दो सही है कि ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ आवर पिटी एंड टेरर, और हेमेरसिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइज, ये सही है। बाकी नहीं सही है।
ट्रेजिडी करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ अवर पिटी एंड टेरर एंड हेमेरसिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइज। ट्रेजिडी अरस्तु जो कहते थे, ट्रेजिडी एन इमिटेशन यानी मेमेसीज है ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन या मेमेसीज MEMESIS an action that is serious, complete and of a certain magnitude through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions. Pity and fear affecting the proper purgation of these emotions। 115वां क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है क्लोजेड ड्रामा के बारे में। तो सी वाला इसमें सही है। एक क्लोजेड ड्रामा जो होता है वो इंटेंडेड होता है टू बी रीड रेदर देन टू बी स्टेज इन ए थिएटर। थिएटर में उसको स्टेजित किया जाए, प्रकाशित किया जाए, दिखाया जाए, उससे ज़्यादा ये पसंद किया जाता है पढ़ना। ए क्लोजेड ड्रामा is intended to be read rather than to be staged in a theater is true about a closed drama. A closed drama suited primarily for reading rather than production. अब इसके क्लोजेड ड्रामा के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे जॉन मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट्स है, SAMSON सैमसन एगोनिस्ट है 1671 में। थॉमस हार्डी का डायनेस्ट्स है DYNASTS। थॉमस हार्डी का दी डायनेस्ट्स है, 3 पार्ट इसमें 1903 से 1908 तक इसमें 3 पार्ट है डायनेस्ट्स। 116वां है क्वेश्चन, दी प्रोज गोथिक नॉवेल क्या होता है। देखिए गोथिक नॉवेल जो है GOTHIC गोथिक नॉवेल जो है वो द टाइप ऑफ प्रोज, एक प्रकार का प्रोज फिक्शन है जो सेट करता है मिडिल एज में सेट हुआ, और अक्सर ये ग्लूमी कैसल के द्वारा सफर्ड रहा। ये सही है, बाकी सब गलत है कि गोथिक नॉवेल एक फिक्शन है जो एग्जोटिक सेटिंग में होता है, नहीं। या ये नॉवेल फुल विद मिस्ट्रीज इन मॉडर्न एज में मिस्ट्रीज के साथ में होता है, नहीं। मिडिवल टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क होता है, ये भी नहीं सही है। ए टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज सेट इन द मिडिल एज ऑफन सफिस्ड विद ग्लूमी कैसल। The prose Gothic novel denotes a type of prose fiction which has been set in the Middle Ages, often suffered with gloomy castle. Gothic novel, European romantic pseudo-medieval fiction having a prevailing atmosphere of mystery and terror. इसको Gothic जो है कहा जाता है क्योंकि its imaginative impulse was drawn from medieval building and ruins. Such novels commonly used such settings as castles. तो गॉथिक नॉवेल जो है एक प्रकार का प्रोज फिक्शन है जो सेट होता है मिडिल एज में और सिफिस्ट विद ग्लोमी कैसल। 117वां क्वेश्चन कह रहा है एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज। बताइएगा, कोटेशन दिया रहा है और तुम्हें बताना है कि ये किसके बारे में आया है। एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस ए मैटर, express a point of view, pursues us to accept a thesis on any subject of simply entertain। देखिए एक छोटा सा शॉर्ट कंपोजिशन प्रोज में जो अंडरटेक करता है, डिस्कस करता है एक मैटर और एक्सप्रेस करता है पॉइंट ऑफ व्यू, परस्यूड अस टू एक्सेप्ट ए थेसिस ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ सिंपलाई एंटरटेन। इसको एसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एसे। एसे वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड जो है फ्रांस का SIESSAI उससे लिया गया, जिसका अर्थ होता है प्रयास करना या अटेम्प्ट करना। एसे एक शॉर्ट नॉन फिक्शन वर्क है पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश के एसे के पिता फ्रांसिस बेकन को कहते हैं, जबकि फादर ऑफ एसे फ्रेंच के जो हैं वो मिचेल डी मोंटेन है। 118वां क्वेश्चन कहता है कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है टर्म नॉवेल के बारे में। तो जो सी वाला इसमें सेंटेंस दिया गया है कि ट्रीटाइज ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम। जो ये ट्रीटाइज होता है करेंट सोशल मतलब जो चल रही है सामाजिक समस्या उसके बारे में होता है, यही गलत है।
बाकी ये सब सही है कि प्रोज फिक्शन होती है, एक गद्य कहानी होती है, सही है नॉवेल। ये भी सही है एक प्रोज नैरेटिव हैविंग कैरेक्टर एंड ए प्लॉट, इसमें एक नैरेटिव कैरेक्टर्स होते हैं और प्लॉट होते हैं, ये भी सही है। और डी वाला भी सही है, एक लिटरेरी फॉर्म होता है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन नोवेला, एक लिटरेरी फॉर्म होता है जिसको इटली के नोवेला से लिया गया है, NOVELLA, नोवेला से लिया गया है। तो सब सही है, केवल एक गलत है, ट्रीटाइज ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम। कोई करंट सोशल प्रॉब्लम के बारे में बताइए, कोई जरूरी थोड़ा होता है। अगला है 119वां, कौन सा सेंटेंस सही नहीं है ऑटोबायोग्राफी के बारे में। तो पहला जो है, ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी ए कनेक्टेड नैरेटिव। ऑटोबायोग्राफी जो है कभी भी नैरेटिव नहीं हो सकती, तो ये गलत है। नैरेटिव नहीं होगी तो वर्णन कैसे होगा। बाकी तीनों सही हैं। ऑटोबायोग्राफी एक कहानी है, ए पर्सन्स लाइफ एज रिटन बाय दैट पर्सन, जिस व्यक्ति के बारे जो व्यक्ति लिखता है वो अपनी ही कहानी लिखता है, वो कहानी है, तो ये सही है। मेमोरीज डील्स एट लीस्ट इन पार्ट विद पब्लिक इवेंट्स एंड नोटेड पर्सोनेज अदर देन द ऑथर। एन ऑटोबायोग्राफी इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑथर्स लाइफ। मेमोरीज जो हैं वो कम से कम एक पार्ट होते हैं पब्लिक इवेंट्स के, नोट होते हैं, जबकि ऑटोबायोग्राफी एक रिकॉर्ड होता है लेखक के जीवन का। मतलब मेमोरीज जो है पब्लिक के बारे में ज़्यादा होंगे, और जबकि ऑटोबायोग्राफी अपने स्वयं के, लेखक के स्वयं के बारे में रिकॉर्ड होंगे, तो ये भी सही है सी वाला। विशेषकर ऑटोबायोग्राफी जो है एक डिवाइस है जो निबंध में यूज की जाती है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही है, बस ये सही है कि ऑटोबायोग्राफी, ये गलत है कि ऑटोबायोग्राफी एक कहानी है। ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड, नैरेटिव नहीं हो सकता। नैरेटिव हो सकता है चाहे जितना वर्णन करो। अब ऑटोबायोग्राफी स्वयं लिखी जाती है वंस लाइफ को, और ये मैनी फॉर्म्स लेती है लिखने में जीवन के बारे में, और इसमें पब्लिक किया जाता है लेटर्स में, डायरीज में, जर्नल्स में, मेमोरीज में और रिमेंसेस में। फॉर्मल बुक, और फॉर्मल बुक को कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। आज का अंतिम क्वेश्चन, ओड जो है, ओड का कौन सा रूप नहीं है। पिंडोरिक, तो पिंडारिक ओड होता है। होरेसियन ये भी होता है, HORATIAN। इर्रेगुलर ओड भी होता है। जैकोबियन ओड नहीं होता है। बाकी तीनों होते हैं, पिंडारिक, होरेसियन, इर्रेगुलर, ये सारे ओड सही है। जैकोबियंस ये ओड का कोई प्रकार नहीं है। जैकोबियन एरा जो है वो इंग्लिश में जैकोबियन एरा है, और इसकी जो है स्कॉटलैंड की हिस्ट्री भी है जैकोबियन एरा में, जो जिस समय जेम्स षष्ठम, स्कॉटलैंड का राजा जो जेम्स षष्ठम था, 6वां राजा था जेम्स 6वां, वो शासन कर रहा था इंग्लैंड में 1603 में, तो उसको मार दिया गया। और फिर उसके बाद में जेम्स फर्स्ट आया। जेम्स षष्ठम जो स्कॉटलैंड का था, वो 1603 में जब राजा बना इंग्लैंड में, तो फिर वही जेम्स फर्स्ट कहलाया। स्कॉटलैंड का जेम्स 6वां, और जो राजा बना इंग्लैंड का 1603 में, वो जेम्स फर्स्ट कहलाया। तो जेम्स को ही जैकोबियन कहा गया। ओड एक लंबी लिरिक पोएम है। सब्जेक्ट इसका सीरियस रहता है, स्टाइल इसका एलिवेटेड होता है, और स्टेंजा इसका इलोबोरेट होता है, स्ट्रक्चर स्टेंजा का। और ये किसी ऑब्जेक्ट या किसी व्यक्ति को एड्रेस करके लिखा जाता है। पिंडेरिक, होरेसियन और इर्रेगुलर इसके प्रकार हैं। तो इस तरीके से 120 क्वेश्चन हुए, बार बार देखिएगा और लाभ उठाइएगा।